हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इकोलॉजी का एक कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, ऐसा नहीं होगा कुछ तीर चलाने वाला क्वेश्चंस है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट द थिंग इसकी मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है सो दैट कि हम साथ में इस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें एंड देन आप एट द एंड आप चेक कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट सही लग रहा है या नहीं आपका, एंड देन आंसर सही है या नहीं वो भी आप चेक कर सकते हैं। सो आंसर चेक करने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप वीडियो को पॉज करें, आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। अगर सही जा रहा है आपका क्वेश्चन देन इट्स ओके, अगर नहीं जा रहा है तो आप आगे का सोल्यूशन देखें, एंड अगर सही भी जा रहा है तो आप आगे का आंसर देख लें कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, सो ये इकोलॉजी का एक क्वेश्चन है और ये आपको गेट IISc या फिर CSIR सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ओके, सो इसमें पूछा गया है, पहले क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, आई होप आपको रिमेंबर होगा कि एक टॉपिक है कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, उस टॉपिक से लिया गया है ये क्वेश्चन, एंड बहुत ही बेसिक है, बस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है आंसर तक पहुंचने से पहले। ठीक है, सो कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन की डेफिनेशन के हिसाब से हमें ये ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट चूज करना है। सो पहला है, टू स्पीसीज कैनॉट को एग्जिस्ट इन द सेम हैबिटेट। दो स्पीसीज सेम हैबिटेट पे को एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब ये मैंने आपको एक, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का पता होगा, मैं आपको फ्लैशबैक दे देती हूँ कि इसमें क्या होता है ना कि दो स्पीसीज अगर एक सेम एरिया पे है ना तो इसमें से एक एक स्पीसीज आउट हो जाता है, मतलब उसकी या दोनों में कंपटीशन होगी एंड कोई एक एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, या तो वो कहीं और दूसरे आइलैंड पे चला जाएगा या तो वो खुद मर जाएगा, वहाँ पे किलिंग हो जाएगी उसकी, सर्वाइव नहीं करेगी, कंपटीशन होगा। सो ये होता है, दोनों में से दोनों स्पीसीज एक साथ सर्वाइव नहीं कर सकती है। माइंड कीजिए कि यहाँ जब हम बात कर रहे हैं ना, ये हम नीश की बात कर रहे हैं, हैबिटेट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हैबिटेट में बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, नीश में ही सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीसीज होती है। अगर आपको पता होगा हैबिटेट और नीश के बीच में डिफरेंस, हैबिटेट एक ऐसा जगह है जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स उसमें प्रेजेंट है। जैसे कि आप अगर किसी पर्टिकुलर दिल्ली में किसी पर्टिकुलर एरिया में है, फॉर एग्जांपल आप है मुखर्जी नगर पे, सो वहाँ पे बहुत सारे लोग रह सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग लाइक कास्ट के लोग रह सकते हैं, लाइक हिंदू रह सकते हैं, मुस्लिम रह सकते हैं, सिख लोग रह सकते हैं, जैन, सब कुछ रह सकते हैं वहाँ पे वो पर्टिकुलर एरिया पे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ हिंदू ही रहेंगे या मोमडन लोग ही रहेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। सो वहाँ उसे हम क्या कहते हैं, उसे हैबिटेट कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन जब हम नीश में जाएंगे, नीश का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई पर्टिकुलर इंसान कोई पर्टिकुलर एरिया कौन सी मतलब अपना अपना जो एरिया होता है वो वाला अपना स्पेसिफिक एरिया। जैसे कि अगर हम ओवरऑल देखा जाए कि अगर हम इंडिया में ही देख लें, सो हम देख सकते हैं कि जो जितने भी ज़्यादा पंजाबीज़ होते हैं हमें वो पंजाब में मिलेंगे। ठीक है, जो कश्मीरीज होंगे वो जम्मू कश्मीर एंड उधर मिलेंगे। सो उनको अलग अलग अपनी अपनी इलाका दी गई है। अगर हम ओवरऑल देखें उसमें भी मैग्नीफाई करेंगे तो ऑब्वियसली अलग अलग निकलेगा लोग, बट एज ए होल हम अगर कंसिडर करेंगे सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्पीसीज़ की अपनी अपनी नीश होती है। ठीक है, सो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नीश कहते हैं। और जब एक एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना, सो उसे हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। मतलब अलग अलग वेराइटीज़ के स्पीसीज जब एक एरिया पे रहते हैं उसे हम हैबिटेट कहते हैं। और जब एक स्पीसीज़ का स्पेसिफिक एक एरिया हो जाता है डेट इज़ नीश। ठीक है, ओके, सो इसके बाद हम अगर आगे बढ़ें तो मैं इसको देखते हैं। ओके, ठीक है, सो पहला ऑप्शन है, टू स्पीसीज कैनॉट को एग्जिस्ट इन द सेम हैबिटेट। सेम हैबिटेट में ये एक सेम हैबिटेट है। ठीक है, एक हैबिटेट है और यहाँ पे दो अलग अलग स्पीसीज को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ऐसा हमें कहा गया है। ये हैबिटेट है और यहाँ पे को एग्जिस्ट है। मैंने अभी कहा था कि हैबिटेट में जैसे मुखर्जी नगर में बहुत सारे लोग होते हैं, हिंदू, मोमडन, सिख, जैन, बहुत सारे लोग होते हैं। वो पर्टिकुलर एरिया क्या हम कंसिडर करें, उसे एक हैबिटेट कंसिडर करें, सो ऑब्वियसली दे कैन एग्जिस्ट। ठीक है, दे कैन एग्जिस्ट। यहाँ पे अगर कैनॉट की जगह अगर कैन को एग्जिस्ट लिखते तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि हैबिटेट की बात की गई है यहाँ पे। ओके, सो ये तो हो गया पहला ऑप्शन, हमें पता है पहला ऑप्शन गलत हो गया है। एंड देन हम जाएंगे बी ऑप्शन के पास। एक्सटिंक्शन और इमाइग्रेशन आर द ओनली पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन। मतलब कि किसी भी पॉसिबल कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन, जैसे कि यहाँ पे कोई दो चीज़ compete कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे दोनों चीज़ compete, स्पीसीज 1 हो गया, ये स्पीसीज 2 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, सो ये दोनों एक दूसरे से compete कर रहे हैं।
सो इसका रिजल्ट हमेशा एक्सटिंक्शन ही होगा या फिर इमाइग्रेशन ही होगा। ठीक है, ये पूछा। दैट मीन्स इसमें से सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, दो ही पॉसिबिलिटी है, या फिर एक्सटिंक्शन या फिर इमाइग्रेशन। दोनों का लगभग हम मीनिंग सेम ही समझ सकते हैं। ठीक है, एक्सटिंक्शन भी हो सकता है या इमाइग्रेशन भी हो सकता है, और कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन का यही दो पॉसिबल आउटकम्स होता है, ये कहा गया है। लेकिन ये पॉइंट भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि कंपटीशन का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि, मैं ये क्लियर कर देती हूँ, हमेशा ये मतलब नहीं होता कि वो लोग compete करके या तो किसी की लाइक डेथ हो जाए या फिर कुछ। कभी कभी क्या करते हैं ना, वो लोग compete भी करते हैं एंड देन क्या करते हैं, वो लोग एक ही जगह पे समझौता कर लेते हैं। ये मेरे पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे स्पीसीज 1 है, यहाँ पे स्पीसीज 2 है, तो ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन एक ही जगह पे कंपटीशन है इनके बीच में। लेकिन कॉम्पिटिटिव के इसके बेसिस पे ये लोग क्या करते हैं, अपना कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। 2 अपना कैरेक्टर थोड़ा सा फूड हैबिट थोड़ा सा बदल लेगा, 1 अपना फूड हैबिट थोड़ा सा बदल लेगा। सो कंपटीशन तो थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने फूड हैबिट में एडजस्टमेंट, अपने मतलब रिसोर्सेज गेन करने में, एनर्जी गेन करने का जो तरीका है वो उन्होंने थोड़ी सी बदल ली, सो डैट वो लोग अपने साथ को एग्जिस्ट कर सके, वो एक साथ रह सके। तो हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि वो एक्सटिंक्शन या फिर इमाइग्रेशन भी होए, मतलब। ठीक है, ओके। सो ये हो गया बी ऑप्शन। अब अगर हम जाए सी ऑप्शन के पास, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन रिजल्ट्स इन द सक्सेस ऑफ द बेस्ट एडेप्टेड इंडिविजुअल। तो सक्सेस ऑफ द बेस्ट एडेप्टेड इंट्रा स्पेसिफिक मतलब, मैं बता देती हूँ। दो जगह है, ठीक है, दो जगह है। यहाँ है एक हमारा स्पीसीज 1 और यहाँ है हमारा स्पीसीज 2। ठीक है, ये दो जगह है, ये दो अलग अलग जगह है, और यहाँ पे स्पीसीज 1 है और यहाँ पे स्पीसीज 2 है। 1 का हम यहाँ पे एक और स्पीसीज इसके अपने टाइप कंसीडर कर रहे हैं, एंड 2 का हम यहाँ पे उनके अपने टाइप्स कंसीडर कर रहे हैं। अब एक पर्टिकुलर एरिया में एक ये अलग स्पीसीज रह रहा है, इसमें अलग स्पीसीज रह रहे हैं, है ना। सो क्या होगा अब? ठीक है, अब व्हाट इज़ इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक, ये जानना आपको ज़रूरी हो जाता है। एंड आई होप आपको ये बात पता होगी। अगर नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड सा एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। जो इंट्रा स्पेसिफिक होता है ना, इंट्रा मतलब होता है कि जो ये पर्टिकुलर स्पीसीज इसी के साथ compete करेगा, ये स्पीसीज इसके साथ compete करेगा, ये स्पीसीज मतलब कि ये 1 स्पीसीज 1 के साथ ही compete करेगा, एंड देन 2 के जो स्पीसीज है वो 2 अपने में ही compete करेंगे। इंट्रा मतलब अपने अंदर, अपने लोगों के बीच में, आपस में। ठीक है, 2 सिर्फ 2 से ही compete करेंगे। दिस इज नोन एज इंट्रा स्पेसिफिक। सो एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंटर स्पेसिफिक, सो क्या होगा, 2 compete करेगा 1 के साथ और 1 compete करेगा 2 के साथ। दिस इज इंटर स्पेसिफिक एंड दिस इज इंट्रा स्पेसिफिक। ये रहा दो कंडीशन। ठीक है, एंड देन इसमें अब देखिए, जब इंट्रा स्पेसिफिक होता है ना, इंट्रा मतलब क्या होता है, 1 1 के साथ compete कर रहा है, 2 2 के साथ compete कर रहा है। ठीक है, सो इसमें हमें बोला गया है कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन रिजल्ट्स इन द सक्सेस ऑफ द बेस्ट एडेप्टेड इंडिविजुअल। हमें कैसे पता लगेगा कोई इंडिविजुअल बेस्ट एडेप्टेड है? कैसे पता लगेगा? जब वो एक दूसरे स्पीसीज के साथ compete कर सकता है ना। तो फिर जब वो दूसरे स्पीसीज के साथ जब वो अच्छे से compete कर पाएगा, तभी तो वो सक्सेसफुल माना जाएगा, वो सर्वाइव कर रहा है जैसे हम उसे कंसिडर करेंगे। सो जब हम इंट्रा स्पेसिफिक जब हम कह रहे हैं, डेट मीन्स कि ये लोग आपस में ही compete कर रहे हैं। सो आपस में compete करने से हमें ये नहीं पता चलता कि तुम्हारा कंपटीशन कैसा है, कितने स्ट्रांग हो तुम, क्योंकि आपस में तो तुम ऐसे ही कर लोगे यार, इतना ज़्यादा वो मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन तुम सामने वाले स्पीसीज से एकजुट होके कैसे फाइट कर रहे हो, उससे उस पर डिपेंड करता है कि सक्सेस रेट क्या है। देखिए, अगर जब हम कहते हैं ना कि जब हम कंपटीशन करते हैं, जब हम सब आप CSI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो CSI के लिए प्रिपेयर करते वक्त होता ये है कि आप देख सकते हैं कि आप एक रूम पे है, ठीक है, और उस रूम पे, मैं इस एनोलॉजी से बता देती हूँ फिर से। ठीक है, आप एक रूम पे है और इस रूम पे 5 लोग हैं जो CSI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, 5 लोग हैं CSI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और एक दूसरा रूम है उसमें 4 या फिर 5 लोग हैं जो CSI के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और एक और रूम मान लिया, इस पे भी 5 लोग हैं जो CSI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये थर्ड रूम है,
ये भी CSI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि 3 रूम से जहाँ पे CSI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम मान सकते हैं 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर होंगे एग्जाम में, 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर होंगे। सो इसमें आप देख सकते हैं कि देखिए, अगर मैं बताऊं कि यहाँ एक बंदा है, ठीक है, ये बंदा क्या कर रहा है कि ये इसके साथ ये इसको देखता है कि कम पढ़ रहा है, ज़्यादा पढ़ रहा है, तो ये भी पढ़ने लग जाता है। ये देखता है कि ये पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, सबके साथ इसने देख ली कि हम सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट दी तो इनको पता चला कि इसका स्कोर कम, इसका कम, इसका कम, इसका कम, सबका कम आने लगा, सिर्फ ये रेड वाले का ज़्यादा आने लगा स्कोर। सो क्या ये विनर हो गया? क्या ये सक्सेसफुल हो गया? नहीं। इसकी कंपटीशन इन आपस के लोगों में नहीं है, इंट्रा स्पेसिफिक नहीं है। इसकी कंपटीशन तभी सक्सेसफुल मानी जाएगी जब हम इन 15 लोगों के साथ इसे हम कंसिडर करेंगे। मतलब 15 लोग, अगर हम देखें कि 15 लोग अपीयर हो रहे हैं, उन 15 लोगों में से तुम्हारा स्कोर कितना है, उसे हम सक्सेस रेट मानेंगे और उसे कहेंगे कि वो बेस्ट एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है, ठीक है। सो सी वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ओके, सो सी वाला ऑप्शन उस हिसाब से भी गलत हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन तो गलत है ही, एंड ए वाला ऑप्शन भी गलत है। बचा हमारा डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन में क्या लिखा है? 2 स्पीसीज कैनॉट शेयर द सेम नीश इन ए हैबिटेट। ऑफकोर्स ये वाला पॉइंट सही होगा। अब क्यों होगा वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हैबिटेट में दो स्पीसीज रह सकते हैं, लेकिन एक नीश में, एक हैबिटेट का भी एक पर्टिकुलर नीश में 2 स्पीसीज नहीं रह सकते हैं। वो कैनॉट शेयर, वो शेयरिंग पे नहीं रह सकते, वो लोग में कंपटीशन हो जाएगा और एक की किलिंग या फिर डेथ हो जाएगी। सो ये रहा 2 स्पीसीज शेयरिंग द सेम, सॉरी, कैनॉट शेयर द सेम नीश इन ए हैबिटेट। ऑफ कोर्स दिस इज द करेक्ट पॉइंट, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन के हिसाब से कोई पर्टिकुलर नीश में 2 लोग कम नहीं रह सकते हैं, हैबिटेट में वो दोनों, जैसे कि इसका कंप्लीट ऑपोजिट स्टेटमेंट है ये फर्स्ट वाला। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ लोग एग्जाम में ये करते हैं कि ए वाला ऑप्शन सही लग रहा है उन्हें, क्योंकि इनिशियली मुझे भी ए वाला ऑप्शन सही लग रहा था, जब अनटिल एंड अनलेस मैंने नीचे वाले ऑप्शंस पढ़े हैं और उसमें मैंने नीश टर्म देखा, ठीक है। सो जब ए वाला ऑप्शन पे हम देख सकते हैं कि कैनॉट को एग्जिस्ट इन द सेम हैबिटेट, नहीं, वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं बिकॉज इट्स दे आर टॉकिंग अबाउट द हैबिटेट थिंग। लेकिन इन द केस ऑफ डी, they cannot share the same niche in a habitat. Of course they cannot share because नीच में जब 2 ऑर्गेनिजम्स, 2 स्पीसीज होते हैं, वो उनके आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि वो एक एक्चुअल कंडीशन होती है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से वो लोग शेयर नहीं कर सकते हैं और एक की माइग्रेशन या फिर एक्सटिंक्शन या फिर डेथ हो जाती है, ठीक है। सो ऐसे करके ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। सो ये रहा पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है। सो इसके बेसिस पे आपको पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये वाला पार्ट। एंड अभी हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले 2 क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो इसमें हमें बताया गया है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़, सो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का ये आंसर करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सिर्फ डेफिनेशन याद रखने से आपको नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। ओके, सो क्या होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? होती है कि जब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। अगर आपको पता है तो कॉन्सेप्ट पता है तो आप ये आंसर आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा, लेकिन आपको नहीं पता है, मैं बता देती हूँ। सपोज कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, इसे किसी ने 100 टॉफ़ीज़ दिया, ठीक है, इसे किसी ने 100 टॉफ़ी दिया एंड देन उसने क्या किया, उस 100 में से 20 उसने कंज्यूम किया, ठीक है। कंज्यूम किया क्योंकि उसे चाहिए था एनर्जी, उसे एनर्जी चाहिए था, तो उसने 20 कंज्यूम कर ली, ठीक है। एंड देन आफ्टर कंज्यूमिंग 20 ही इज़ लेफ्ट विथ 80 टॉफ़ीज़, ठीक है, 80 टॉफ़ी उसके पास लेफ्ट था। सो व्हाट वी हैव टू सी ईयर कि अब देखिए हमने देख ली कि इसमें कुछ कुछ पार्ट है। फर्स्ट इसने 100 टॉफ़ी इसको मिला था, देन 20 उसने खा लिया, कंज्यूम कर ली, एंड आफ्टर दैट उसको 80 टॉफ़ी उसके पास बचे रह गए थे। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज़ इन तीनों जो पार्ट है ना उनको डिफ्रेंशिएट करने की इनकी डेफिनेशन क्या होगी। जो 100 टॉफ़ीज़ है उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं या फिर सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो ये 20 उसने कंज्यूम किया, जो एनर्जी लेने के लिए उसने 20 कंज्यूम किया, इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं फॉर कम्युनिटी रेस्पिरेशन। इसने इतना पार्ट क्या किया, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए उसने यूज़ कर लिया।
एंड देन जो बचा कुचा 80 टॉफीज था उसे हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सो ये तीनों टर्म्स हमें मिल गया है। कितना उसने कंज्यूम किया, वो रेस्पायर करने के लिए उसने यूज़ किया वो एज ए एनर्जी सोर्स, फिर उसके बाद कितने बचे थे वो हो जाएगा हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो पहला वाला जितने उसके पास टोटल थे, जितना उसको टॉफीज दिए गए थे, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और वी कैन से एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन। अब इसके हिसाब से हमें आंसर करनी है। सो देखिए हम इसका आंसर कैसे दिखा सकते हैं। अगर हमें पूछा जाए कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालो तो हम कैसे करेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से कम्युनिटी रेस्पिरेशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। लेकिन अगर हमें पूछा गया कि कम्युनिटी रेस्पिरेशन कितना हुआ, सो हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से कम्युनिटी रेस्पिरेशन, हाँ, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को माइनस कर देंगे तो इसके बाद हमें मिल जाएगा कम्युनिटी रेस्पिरेशन। ये आप इक्वेशन समझ रहे हैं, आप एक दूसरे का कितना बचा हुआ है उसका वैल्यू निकालने के लिए हम किसी और से उसे माइनस कर देंगे। सो यही लॉजिक लगा के हमें यहाँ पे आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 16 जब हम आंसर करने जाते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है। ठीक है, सो हमने अभी देखा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, द टोटल रेट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। नो, ये किस चीज़ के बारे में बताया गया है, टोटल रेट ऑफ फिक्सेशन बाय, ये बताया गया है रेस्पिरेशन की रेट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कि कितना एनर्जी के तौर पे उसने कितना फिक्स किया है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये रेस्पिरेशन के बारे में, क्या ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या ये है कि नेट, ये नहीं है, ये वो 20 चॉकलेट जो उसने कंज्यूम किए थे ना उसके बारे में पूछा गया है। एंड देन सी पॉइंट पे पूछा गया है द मास ऑफ लिविंग प्लांट्स पर यूनिट एरिया इन ए कम्युनिटी। ऑफ कोर्स नहीं है, हमने अभी देखा। ठीक है, मास पर एरिया ये पूछा गया है, ये तो नहीं था नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे। ये दोनों ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। एंड देन थर्ड ऑप्शन बी पे आते हैं, द रेट प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय हेट्रोट्रॉप्स। मतलब हेट्रोट्रॉप्स कितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है बायोमास का, उसे हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। नहीं, ये भी नहीं है। वो जो 80 चॉकलेट जो उसके पास टॉफ़ीज़ थे वो उसने क्या किया, उसने इन फ्यूचर के लिए उसने सेव करके रखा, क्योंकि इन फ्यूचर वो वही 80 टॉफ़ीज़ के साथ फिर से वो कंज्यूम करेगा, फिर से 10 या फिर 20 टॉफ़ी वो कंज्यूम करेगा, फिर उसके बाद उसके पास 60 टॉफ़ीज़ लेफ्ट हो जाएंगे। फिर ऐसे कंज्यूम करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके पास 0 टॉफ़ीज़ बचेंगे, डेट इज़ 0 एनर्जी सोर्स उसके पास बचेगा, 0 एनर्जी बचेगा। सो यही हमें बताया गया है कि जो 80 टॉफ़ीज़ थे ना वो है हमारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, राइट। सो उसमें पूछा गया द रेट प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय हेट्रोट्रॉप्स। नो, ये उसकी रिजर्व है, ये वो फूड रिजर्व है, ये इन फ्यूचर वो यूज़ करेगा। ठीक है, स्टोर कर रहा है इसे। सो दिस इज़ नॉट रेस्पिरेशन और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड देन ए पॉइंट पे जाएंगे, द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड कम्युनिटी रेस्पिरेशन। ऑफ कोर्स द ए इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज वी हैव सीन ऑलरेडी वाइल एक्सप्लेनिंग यू द एनोलॉजी। तो उसमें हमने देखा कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और वी कैन से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से जब हम कम्युनिटी रेस्पिरेशन को माइनस करते हैं सो तब हमें मिलती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो दिस वाज द फॉर्मूला। तो एज ए नोट भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस कम्युनिटी रेस्पिरेशन, ओके, जब हम करते हैं वी गेट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दिस इज़ द फॉर्मूला। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, ये माइनस का साइन है, ठीक है, इसे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी कह रहे हैं। सो ये तो समझ आ गया कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर हम कम्युनिटी रेस्पिरेशन को माइनस करेंगे तो हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी। अब दूसरा एक फॉर्मूला भी हमें निकालनी होगी कि नेट प्राइमरी से, ठीक है, जब हम कम्युनिटी रेस्पिरेशन को प्लस करते हैं तो हमें ग्रॉस मिलेगी, ग्रॉस प्राइमरी मिलेगी, राइट। अगर हमें कम्युनिटी रेस्पिरेशन निकालना है सो ग्रॉस में से, ग्रॉस प्राइमरी में से नेट
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये जो फॉर्मूला है इंटरचेंजेबल है। क्वेश्चंस आपको फिलहाल ऐसे दिया गया है, इन फ्यूचर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द सम ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड कम्युनिटी रेस्पिरेशन, ऐसे भी करके दिया जा सकता है। ठीक है, सो ऐसे करके आपको आंसर लिखनी है। ये एक टॉपिक है, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज आई डोंट थिंक मैं आपको PDF फॉर्मेट में कभी भी अवेलेबल करवा पाऊंगी। सो आपको जो भी मिल रहा है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप कॉपी में नोट करते जाइए एंड देखिए कि आपका आंसर इस हिसाब से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे शिफ्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सो इन ए स्टेबल टेरेस्ट्रियल food chain, which of the following statement is correct? So यहाँ this when we talk about terrestrial ना, so we talk about land system. लैंड सिस्टम में जो भी होता है ना उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि जो लैंड टेरेस्ट्रियल जो फूड चेन होती है ना, उसमें से ये चारों जो इसमें ऑप्शन दी गई है उसमें से कौन सा प्रॉपर्टी उसको मतलब फेवर करती है, उसको स्टेबल बनाती है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम चारों को देख लेते हैं। पहला देखते हैं, लैंड फूड सिस्टम अगर आपको पता होगा ना, सो वो एक जब हम फूड चेन को जब हम पढ़ते हैं ना, सो एक आइडल जो फूड चेन होती है हम उसे टेरेस्ट्रियल फूड चेन के तौर पे ही हम मानते हैं। हम किसी को अगर जब फूड चेन समझाने जाते हैं ना, हम उनको फटाक से किसी अननोन बंदे को, किसी जो नया है, कोई नूब है जो उसे समझ नहीं आ रहा, सो उसे हम पहले हम ये नहीं बताते हैं कि तुम जो पैरासाइटिक फूड चेन के बारे में पता करो, उसको लेके हम एग्जांपल नहीं देते। हम जो एग्जांपल सेट करते हैं जिसके थ्रू इसके फूड चेन की डेफिनेशंस होती है, डेट इज़ मोस्टली टेरेस्ट्रियल फूड चेन। ठीक है, सो आप जब इस क्वेश्चन को दिया जाए ना, आपका एक ट्रिक यही है कि आप फूड चेन की जो आइडल है, जो फूड चेन की डेफिनेशंस है, उसको मैच कर लें, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन ही दी गई है, इसमें पैरासाइटिक, पॉन्ड इकोसिस्टम, ये सब में कोई भी उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा। सो आपको सिर्फ टेरेस्ट्रियल मतलब एक आइडल फूड चेन का जो प्रॉपर्टीज़ है आपको वही देखनी। इसको बस कन्फ्यूजन करने के लिए आपको टेरेस्ट्रियल वाला दिया के थोड़ा सा कंफ्यूज मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है, बट ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इसका मतलब टेरेस्ट्रियल फूड चेन का मतलब क्या होता है, एक आइडल फूड चेन। ठीक है, सो एक आइडल फूड चेन में क्या होती है। ठीक है, तो हम जब अगर देखते हैं, चलो ऑप्शन 3 से स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन 4 से स्टार्ट करते हैं, नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हो। इसमें क्या मिला, डी में हमें पूछा गया है ऑल टर्शियरी कंज्यूमर्स आर मैमल्स। ठीक है, हमें पूछा गया कि टर्शियरी जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो सारे मैमल्स होते हैं। क्या ऐसा है? जब हम फूड चेन की कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या हमें ऐसा सीन मिलता है? ये देखिए, ये रहा हमारे पास फूड चेन, यहाँ पे लेवल्स है इसके पास। ठीक है, सो ये हमें और प्राइमरी प्रोड्यूसर, सॉरी यहाँ है हमारा प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं कहेंगे, प्रोड्यूसर होंगे, एंड देन प्राइमरी कंज्यूमर, एंड देन सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड देन टर्शियरी कंज्यूमर। राइट, जब ये पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि द टर्शियरी कंज्यूमर आर ऑलवेज मैमल्स, ऑल टर्शियरी कंज्यूमर्स आर मैमल्स। नो, ऐसा नहीं हो सकता है हमेशा, क्योंकि आप अलग अलग जब हम मतलब अलग अलग देखते हैं ना, कि कभी कभी क्या होता है, इसमें कोई मैमल्स नहीं, कोई दूसरा टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे टर्शियरी कंज्यूमर हमेशा मैमल ही हो, क्योंकि टेरेस्ट्रियल फूड चेन में हम बहुत सारी चीज़ों को मतलब इंक्लूड करते हैं। राइट, सो जब हम, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि हाँ फूड चेन की जो टेरेस्ट्रियल फूड चेन है उसमें जो टर्शियरी कंज्यूमर है वो हमेशा मैमल्स ही हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। सो उसके बाद हम सी ऑप्शन देखते हैं। एट एनी गिवन टाइम द बायोमास ऑफ डिकम्पोजर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बायोमास ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है, सो इसमें पूछा गया है द बायोमास ऑफ डिकम्पोजर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बायोमास ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब देखिए, डिकम्पोजर्स क्या होता है? डिकम्पोजर्स वो जो चीज़ों को डिकम्पोज करे। राइट, अब देखिए यहाँ पे सपोज एक लायन है, ये टर्शरी में है, यहाँ पे कोई प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रास हॉफर है, हॉफर, फिर यहाँ पे कोई क्या बोले, काव है। चलो ठीक है, ओके। जब हम ये एग्जाम्पल, ऐसे ही एग्जाम्पल की तरफ से हम इसे देख रहे हैं ताकि हम समझ जाए चीज़ों को। सो इसमें पूछा गया है कि एट अ गिवन टाइम द बायोमास ऑफ डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर की जो बायोमास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द बायोमास ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये पूछा गया, डिकम्पोजर की जो कंपोजिशन है ना, जो उसका बायोमास है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? यहाँ पे प्लांट। राइट, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शरी कंज्यूमर, हमने अभी आपको लेवल में बताया था।
सो जब हम इस चीज़ को देखते हैं ना कि तब देखते हैं कि देखिए डिकम्पोजर्स किस चीज़ को डिकम्पोज करेगी, इनमें से किसी की भी डेथ हो जाए, इनमें से किसी की भी डेथ हो जाए उसे डिकम्पोज करेगी डिकम्पोजर। ठीक है, सो क्या डिकम्पोजर सिर्फ प्राइमरी प्रोड्यूसर के बायोमास पे डिपेंडेंट है? नहीं, क्योंकि लायंस की अगर डेथ हो गई तो भी उसे डिकम्पोजर डिकम्पोज करेगी, काऊ की हो गई तो भी डिकम्पोजर डिकम्पोज करेगी, ग्रास ओवर की हो गई, प्लांट की होगी, किसी की भी हो गई तो वो डिकम्पोजर उसे डिकम्पोज करेगी एंड वो अपना बायोमास बढ़ाएगी। मतलब डिकम्पोजर सिर्फ प्राइमरी प्रोड्यूसर पे नहीं है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर पे भी ये डिपेंड करता है डिकम्पोजर की बायोमास। ठीक हो, तो इस हिसाब से हमारा हो गया ऑप्शन सी बी रॉन्ग, ऑप्शन डी बी रॉन्ग, हमने काट लिया इसे एंड बचा हमारे पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ठीक है, तो जब हम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को हम जब स्टडी करते हैं तब हम देखते हैं कि पहले हम ऑप्शन बी को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फिर मैं बना लेती हूँ यहाँ पे प्रोड्यूसर, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर एंड यहाँ पे टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, सो ये रहा केस हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी। तो अब इसमें पूछा गया है कि टर्शियरी कंज्यूमर्स कंज्यूम सेकेंडरी कंज्यूमर्स विच इन टर्न कंज्यूम प्राइमरी कंज्यूमर्स। सो इसमें पूछा गया है कि टर्शियरी कंज्यूमर कंज्यूम सेकेंडरी कंज्यूमर एंड विच इन टर्न कंज्यूम प्राइमरी कंज्यूमर। ऑफकोर्स ऐसा है फूड चेन में, टर्शरी कंज्यूमर किस पे फीड करता है, ये वाले फूड चेन पे फीड करेगा, फूड लेवल पे फीड करेगा। सेकेंडरी कंज्यूमर किस पे फीड करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करेगा। प्राइमरी कंज्यूमर किस में, प्रोड्यूसर पे फीड करेगा। यहाँ पर प्रोड्यूसर मेंशन नहीं किया, लेकिन हमें सिर्फ ये 1 से लेकर 3rd स्टेज तक ही हमें देखना है। सो इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एंड अगर हम ए वाला देखें, द टोटल मास ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर विल बी लेस देन द मास ऑफ एनी अदर ट्रॉपिक लेवल। ऐसा नहीं है, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होती है ना, ये जो प्लांट की होती है ना, इसकी दरअसल उसमें ना प्लांट की जो है बायोमास ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं ना फूड चेन ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका बायोमास ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, राइट। इसका बायोमास कम है इस सेकेंड वाले से, इसका बायोमास कम है इन सब से। सो इसीलिए जो लास्ट जो बेस है ना, बेस वाला हमेशा ब्रॉड होता है और वो हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर को डिनोट करता है एंड वो हमेशा उसकी बायोमास ज़्यादा होती है। सो इसमें बोला गया है द टोटल मास ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर विल बी लेस देन द मास ऑफ एनी अदर ट्रॉपिक लेवल। नो, ऐसा नहीं है, विल बी मोर देन एनी अदर ट्रॉपिक लेवल, ये होना चाहिए। सो इस हिसाब से हमने 2 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं और पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करके बताया है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही है। अगर कोई भी आपको डाउट है, क्वेरी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज आई एम ओपन टू ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज एंड वी कैन हैव ए हेल्दी कन्वर्सेशन देयर, राइट। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगी तो काइंडली शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए नाइस डे।